मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक समापन की ओर है। 333, 34, 35 तीन पृष्ठों की कुछ विषय वस्तु पर कल हमने चर्चा की थी। आज बची हुई विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ नए दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा की थी कि टोडरमल जी साहब के काल में धवल ग्रंथ की प्राप्ति न होने से ये दो प्रकार का निरूपण यहाँ पर किया है, वह अन्यत्र अन्य प्रकार से भी पाया जाता है। वो दो प्रकार का कथन, वो दो कथन कौन से हैं? दो बातें कही थी मैंने, बोलो। बहुत अच्छा। एक तो द्वितीयोपशम सम्यक्त का कहा था, ये कहते हैं सातवें से तो चालू होगा और गिरने की अपेक्षा से तो चौथे में पाया जा सकता है, ऐसा तो सभी बोलते हैं। देखिए ना पृष्ठ क्रमांक 334 पर पहली दो लाइन्स कल पढ़ी थी क्या कि नहीं पढ़ी थी? कल नहीं पढ़ी थी। सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त तो सप्तमादि 11 गुणस्थान पर्यंत होता है, गिरते हुए किसी के छठवें, पांचवें और चौथे में भी रहता है, ऐसा जानना। इसी को लेकर वे लोग विरोध करते हैं। वे कहते हैं टोडरमल जी साहब को ज्यादा ज्ञान नहीं था। आपने ध्यान दिया होगा गोमटसार कर्मकांड की जो पहले गाइड निकली थी, तो उसमें भी ऐसा ही लिखा था, हूबहू ऐसा ही। ये सब गोमटसार की विवक्षाएं है, ये सब जो ऐसे लिखाया जाता है। और जब मुझे पहली बार दिखा चौथे प्रारंभ होने की अपेक्षा है, मैंने झट से दीदी से बात की थी। मैंने कहा था धवल का आधार देकर वो चौथे से प्रारंभ होने की बात आ रही है, तो दीदी ने कहा था ख्याल में आ गया है और जो नई गाइड अपनी बनी है उसमें वो सुधार कर दिया गया है। अभी नई गाइड जो आई है उसमें इम्प्रूव्ड बात आई है, वहां से ये लिखा है चौथे से प्रारंभ होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त। समझ में आता है। और एक विवक्षा मैंने बीच में बताई थी आपको, अमित गति आचार्य की, जिनका ये कहना है प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद ये तो नियम ही है कि वे मिथ्यात्व में आए, नियम ही है, बाय रूल, और फिर आगे जो होना है सो बाद में देखेंगे। ये कई विवक्षा है, इसमें हम कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। और एक बात कल आई थी, वो कौन सी थी? बराबर उनका टोडरमल जी साहब का ये कहना था कि जो सादी मिथ्या दृष्टि जी, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके एक ही प्रकृति सत्ता में पाई जाती। एक मतलब ये दर्शन मोहनिया संबंधी एक, उसमें किसी को शक नहीं है। चिन्मय आ जाओ आगे तुम। लेकिन ये बेंच उठाकर आप लोग आगे आ जाओ, उदित उठाओ उसको, लेके आ जाओ आगे। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी सत्ता में टोडरमल जी साहब का क्या कहना है? उनकी सत्ता में एक या तीन। कल पढ़ा था कि इसको कि नहीं पढ़ के दिखाया था, है ना? कहाँ पर था? 333 लाइन पढ़ के दिखाएंगे आयुष। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के तीन प्रकृतियों का वह एक प्रकृति का अवसर होता है। बराबर। और ऊपर और बीच की लाइन एक अंडरलाइन कराई थी। तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के तीन प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक ही की सत्ता है। यहाँ पर अपेक्षा क्या ली थी हमने? दो को क्यों गौण किया था? अंतर्मूर्ति काल है, इसलिए उसको गौण किया था। वहां पर प्रथमोपशम सम्यक्त तो होने का अवसर कम, इन दोनों की अपेक्षा, तीन और एक की अपेक्षा, इसलिए हमने उसको गौण किया था। ये कल हमने देखा था। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर बताया था कल, कोई बताएगा? अच्छा, कल बात आई भी नहीं थी वो, है ना? आ गई थी। क्या बताया था प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम में? नहीं बता सकेंगे। देखिए, प्रशस्त उपशम में कुछ भी उदय में नहीं रहता और अप्रशस्त उपशम में उदय में तो रहता है लेकिन देशघाती हो होकर उदय में आता है। कितने जन को समझ में आया? जैसे दर्शन मोह का उपशम हुआ तो वहां पर कुछ भी उदय में नहीं रहता, कोई भी प्रकृति दर्शन मोहनीय संबंधी। जैसे प्रथमोपशम सम्यक तो, द्वितीयोपशम सम्यक तो, कुछ भी उदय में नहीं रहता, वहां पर सब कुछ दब जाता है। लेकिन अनंतानुबंधी है, उसका हो जाता है अप्रशस्त उपशम। तो अनंतानुबंधी का कुछ भी उदय नहीं रहता, ऐसा नहीं होता है। उसका स्तिवुक संक्रमण होकर वो अप्रत्यक्ष आवरण प्रत्यक्ष आवरण संज्वलन रूप परिणमित होती है और उसका द्रव्य वो उदय में आता रहता है। समझ में? इसलिए अप्रशस्त उपशम को सदावस्था रूप उपशम भी कहते हैं। और जिनका सदावस्था रूप उपशम होता है उनका उदय भी चल ही रहा है। अभी काय का उदय चल रहा है? उनका देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। वो देशघाती रूप हो होकर उदय में आ रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है आपको? इसलिए एक और अंतरापन कर सकेंगे, सर्वघाती का उदय औपशमिक सम्यक्तों के तुरंत बाद हो सकता है, लेकिन क्षौपशमिक सम्यक्तों में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देशघाती रूप हो होकर आ रहा है। और औपशमिक सम्यक्तों का काल पूरा हो जाए, फटाक से मिथ्यात्व का उदय आएगा और पहले गुण स्थान में चले जाएंगे। समझ में आता है सबको? अभी कुछ उदय नहीं चल रहा है इस पैच में, अंतरकरण है, उपशमकरण अंतरकरण हुआ है। कहां पर? प्रशस्त उपशम में। अप्रशस्त उपशम में उपशमकरण अंतरकरण यह कुछ भी नहीं होता। और अप्रशस्त उपशम कहां होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में भी होता है दीपेश, अप्रशस्त उपशम। सदावस्था रूप उपशम मतलब ही अप्रशस्त उपशम, और चल ही रहा है। क्षयोपशम जिन जिन में चल रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। बोलो हमको जितना ज्ञान प्रकट है अब भी मतिश्रुत ज्ञान, उसकी परिभाषा कौन बताएगा? वो क्षयोपशमिक मतिश्रुत ज्ञान है ना, उसको परिभाषा गठित करके दिखाओ। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। ये क्षयोपशम चल रहा है। मैंने इसलिए भी पहले कहा था, जैसे और देशघाती प्रकृतियां है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर ज्ञानावरण। इसी में दो प्रकार के अंश होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। इसलिए इसी में क्षयोपशम हो सकता है। मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था, आपको याद होगा तो, अवधि ज्ञानावरण में, अच्छा मैंने इनको बहुत लिया है, 10th वालों को लिया है काफी। अवधि ज्ञानावरण तो देशघाती प्रकृति है ना, तो उसका हमको क्यों उघाड़ नहीं हो रहा है फिर? क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है हमारे। जिनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलता है उनका कुछ भी खुल नहीं पाता हमको। समझ में आता है? केवल ज्ञानावरण का जैसे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है ना, उनमें तो है ही सर्वघाती स्पर्धक। क्या कहा मैंने? उनमें तो लता जैसे तो अनुभाग ही नहीं है उनको। और फिर जिनमें वे है अनुभाग, ऐसे अवधि ज्ञानावरण वगैरह, लेकिन इनके भी सर्वघाती प्रकृतियों का उदय चल रहा है। तो सर्वघाती का उदय चलते हुए कोई भी काम यहाँ पर हो, जीव का कोई भी विकास हो, कोई भी प्रकट हो गुण, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आया? इसीलिए अवधि ज्ञानावरण, आज हमका अवधि ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं है। और जो देशघाती है ना, वहां पर वो देशघाती ऐसा कभी नहीं होता। एक साथ सर्वघाती और देशघाती का भी उदय चल रहा है। या तो देशघाती का होगा या सर्वघाती का होगा। फिर सर्वघाती का होगा तो देशघाती सर्वघाती रूप होकर आएगी, और देशघाती का होगा तो सर्वघाती देशघाती रूप होकर आएगी। प्रांजल समझ में आया क्या? प्रांजल डबल समझ में आ रहा है क्या? प्रांजल को क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसमें मैं ये कह रहा हूं, देशघाती प्रकृतियां होती है। कितनी होती देशघाती प्रकृतियां? 26 हमने देखा था। 26 देशघाती प्रकृतियां देखी थी और 21 सर्वघाती। याद आ रहा है क्या? यहां पर नहीं मैंने चार्ट बनाया, 8th को और 9th को बनाया है मैंने। जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, ज्ञानावरण में 5 प्रकृतियों में। दर्शनावरण में 6 प्रकृतियां सर्वघाती है। चक्षु दर्शन, चक्षु ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण को छोड़कर बची 6 प्रकृतियां वे सर्वघाती है।
उनमें क्षयक्षम कभी नहीं होता। ये समझ में आ रहा है क्या क्या कहा? निद्रा में कभी क्षयक्षम नहीं होता, इसलिए हम बोलते समय कभी भी इतनी सावधानी रखते हैं, उनको मंद उदय है, तीव्र उदय है ऐसा बोलते हैं। हम क्षयक्षम की बात नहीं करते वहां पर कभी भी, क्योंकि उनमें क्षयक्षम नहीं हो सकता। वहां पर भी हम ऐसी बात करते हैं, उनको अप्रशस्त दुस्वर नाम कर्म का तीव्र उदय है, उनको अप्रशस्त विहाय गति का तीव्र उदय है। वहां पर अपन क्षयक्षम की बात कहाँ करते हैं? तीव्र मंद उदय की बात करते हैं गाति में, क्योंकि वहां पर क्षयक्षम हो ही नहीं सकता। तीव्र उदय मंद उदय, इससे काम चला लेते हैं हम। समझ में आता है? मुझे क्या कहना था? प्रांजल को क्या बताना था मुझे? देशघाती प्रकृतियों में ही सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक होते हैं। जैसे अवधि ज्ञान और देशघाती प्रकृति है, उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, इसलिए क्षयक्षम उसमें संभव है। तो हमको क्यों नहीं है? हमको सर्वघाती का उदय है ना, तो जो देशघाती है ना वो भी सर्वघाती रूप हो होकर उदय में आ रही है। क्या कहा? और अप्रशस्त उपशम है, वहां पर सर्वघाती भी देशघाती रूप हो होकर उदय में आती है। एट ए टाइम दोनों प्रकृतियों का उदय नहीं चलता। समझ में आ रहा है सौम्य? ठीक है, देखिए। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम समझ में आ रहा है। अप्रशस्त उपशम का ही दूसरा नाम सदावस्थारूप उपशम। सदावस्थारूप उपशम मतलब सत्ता में पड़ा वही उपशम, बस उसको सत्तोपशम भी कहते हैं, सदावस्थारूप उपशम। ठीक है, सत्ता में पड़ा वही उपशम। और उदय भावी क्षय मतलब उदय नहीं होना, यही क्षय। वो कोई कर्मों का अभाव रूप क्षय नहीं है। यहाँ पर उदय का अभाव रूप क्षय मतलब सर्वघाती रूप उदय नहीं होगा इसका, देशघाती रूप हो ही रहा है, वो परिणमित होकर माइल्ड डोस रूप हो रहा है, काम हो रहा है सब। ठीक है, देखो अपन यूं मानिए कि 1000 सैनिकों की टीम है और वो एक एक होकर सामने आ रही है, तो एक आदमी भी सबको परास्त कर सकता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब ये सर्वघाती देशघाती रूप हो होकर उदय में आ रही है, तो कुछ भी उसका इफेक्ट ही नहीं ख्याल में आ रहा है। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ना है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कल एक प्रश्न आया था, उस पर चर्चा करनी है। अभी कृत्य वेदक के बारे में चर्चा करनी है। वैसे कल एक बिंदु पढ़ाया था, क्षयक्षमिक सम्यक तो कहना, वेदक सम्यक तो कहना, ये नाम अलग अलग है, ये अनेक अनेक विवक्षाओं के की तरफ से देखे गए प्रकरण है। ठीक है, उदय की तरफ से देखो तो उसी को कहेंगे वेदक सम्यक्त्व, सम्यक प्रकृति के उदय की तरफ से। और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के उदय भाविक क्षय, उन्हीं का सदावस्था उपशम की तरफ से देखो तो उन्हीं को कहेंगे क्षयक्षमिक सम्यक्त्व। चलना है। कल एक प्रश्न आया था, एक क्षयिक, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले रोचक विषय है, मैंने बहुत लिया है 8th वालों को। ये त्रिकरण होता है ना, त्रिकरण कब कब होता है, मैंने उनको बताया। अभी मैंने कहा त्रिकरण एक तो होता है प्रथमोपशम के लिए, एक अनिवार्य रूप से प्रथमोपशम के लिए होगा त्रिकरण, वो करण लब्धि में हुआ ना त्रिकरण एक। फिर जब जब भी अनंतानुबंधी की विषय योजना होगी तब तब त्रिकरण होना जरूरी है। और विषय योजना कब कब होती है? या तो द्वितीयोपशम सम्यक्तों के काल में या क्षायिक सम्यक्तों के काल में। अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए होगा त्रिकरण। आगे एक तो जहां पर क्षपना होनी है दर्शन मोह की, क्षायिक सम्यक तो होना है, वहां पर तो होगा एक त्रिकरण। मैं अभी बताऊंगा ना आपको कैसे होगा, समझ में आता है? ये त्रिकरण इस प्रकार पाए जाते हैं। और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, संयम असंयम, क्षयोपशमिक चारित्र, इनके लिए त्रिकरण नहीं होता, इनके लिए 2 ही करण होते हैं, अदक करण अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण नहीं होता इनको। और सुनिए सुनिए सब, और कोई सम्यक्त्व में स्थित है अभिजीव, वो मिथ्यात्व में गया और झट से क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में आया, वहां पर एक भी करण की आवश्यकता नहीं। फिर तो यदि थोड़ा काल रुके और तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में आए तो 2 करण होंगे उसके, थोड़ा काल रुके तो। और यदि रुके ही ना तो करण होते ही नहीं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में यदि होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 करण होंगे। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो, संयम संयम हो, क्षयोपशमिक चारित्र हो, इन सब के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 करण का उल्लेख है। त्रिकरण इनके लिए नहीं होता।
ठीक है, थोड़ा मजबूती का काम करना हो तो वहां पर त्रिकरण की आवश्यकता हो जाती है। कहाँ तक आए भाई? अभी कैसे होते ये प्रक्रिया मैं थोड़ा बताता हूं। इसलिए आपने पढ़ा होगा औपशमिक संयुक्त में त्रिकरण होता है, क्षौपशमिक संयुक्त में नहीं होता, और क्षायिक संयुक्त में 2 त्रिकरण होते हैं। पढ़ा है? 2 त्रिकरण होते हैं क्षायिक संयुक्त के लिए। कैसे होते हैं मैं अब भी बता रहा हूं आपको। ये चार्ट में आप सबने पढ़ा होगा, गुणस्थान, ये तत्वज्ञान भाग 2 की गाइड में तीनों का विभाजन दिया है, औपशमिक संयुक्त, क्षौपशमिक संयुक्त और क्षायिक संयुक्त। किसी को याद है? हो एक जन को भी याद नहीं। कैसे होगा 2 प्रकार का द्वितीय, ये 2 प्रकार का 2 बार त्रिकरण कैसे होंगे भूपेंद्र? 2 बार त्रिकरण कैसे होंगे क्षायिक संयुक्त में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आयुष एकदम प्रॉपर रहता है। देखो, अनंत एक त्रिकरण होगा, फिर होगी अनंतानुबंधी की विषयोजना, उसका पत्ता कट। और विषयोजना इज अ सॉर्ट ऑफ क्षय ओनली। मैंने कल बताया था आपको, विषयोजना मतलब 148 प्रकृतियों में मात्र अनंतानुबंधी ही ऐसी प्रकृति है जिसकी विषयोजना होती है, अन्य किसी प्रकृति की विषयोजना कभी नहीं होती। क्या कहा? और उसकी क्या विशेषता बताई थी? ये क्षयी हो जाता है, इसका तो अन्य रूप हो गया मतलब क्षयी हो जाता है। फर्क इतना ही है, बाद में वो फिर से संयोजित होकर वो सत्ता में उदय में आ जाता है, लेकिन उसका द्रव्य का अभाव ही कहा है, सत्ता में ही अभाव कहा है आचार्य ने। समझ में आता है क्या कहा? तो एक तो अनंत अनुबंधी का द्रव्य अन्य रूप परिणमित होगा, इसके लिए एक त्रिकरण होगा। और दूसरा त्रिकरण होते ही मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो रूप होगा, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति रूप होगा। क्षपना चल रही है ना अभी ये जब सम्यक प्रकृति रूप हुआ तो सम्यक प्रकृति का कांडक घात चालू होता है, उनकी स्थिति का, उनका अनुभाग का। और कांडक घात मतलब समूह समूह से टूटता चलता है वो। फिर वो इतना हल्के स्तर का रहता है कि पुनः उसके बाद कुछ कांडक घात होना गुंजाइश नहीं होती। मैंने उदाहरण दिया था इसके लिए। कौन सा उदाहरण दिया था? एक बड़ा पेज लो, उसको 2 टुकड़े करो, फिर उसके 2 टुकड़े करो, फिर एक एक टुकड़े के 2 टुकड़े करो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर इंडिविजिबल पार्ट होगा वहां पर फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकेगा, वहां पर फाड़ते नहीं बनेगा। उसी प्रकार कांडक घात होते होते एक ऐसी दशा आती है, किसमें? शशांक, किसमें? राइट, सम्यक प्रकृति में ऐसी दशा आती है कि वहां पर नो फर्दर स्थित कांडक घात, तो कांडक घात खत्म, तो उसी को कहते हैं अब कुछ करना ही नहीं बचा है, तो उसको कहते हैं कृतकृत्य। कुछ करना ही नहीं बचा है, अभी हो ही नहीं सकता कुछ, तो अभी थोड़ा बचा तो है अंश, वो तो अपने आप गल जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। लोक में होता है ना, ऐ दिस इज फॉर यू, तुम समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो तो बताना मुझे। मैंने कहा कल सब समझ में आ जाएगा। कृतकृत्य वेदक मतलब कुछ करने की वहां पर वो इतना है ही नहीं, इतना जघन्य मात्रा का है कि उसको आवश्यकता ही नहीं तोड़ फोड़ की इतनी। देखो लोक में होता है, डॉक्टर से इलाज करते हैं तो किडनी स्टोन होता है ना, मेरा कथन जेन्युइन नहीं मानना, मैं तो मेरा अपना घटित करके दिखाना है मुझे कथन, मुझे नहीं पता वे क्या मानते हैं। वे कहते हैं कि दवा दी उन्होंने और आज नई टेक्निक्स बनी है, विदाउट ऑपरेशन किडनी स्टोन आपका वे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दवा दे देकर उसको वे लिक्विफाई करते हैं उसको, और लिक्विड के माध्यम से निकलता रहता है स्टोन पर्टिकुलर, फिर एकदम छोटा रह जाता है। वो तो कहते हैं अभी भी दिख रहा है, नहीं उसके लिए आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप हट जाएगा। समझ में? इतनी बैटलिंग पावर बॉडी में हो जाती है, वो थोड़ा बहुत काम ऐसा स्वयं का ही स्वयं कर लेता है। मेजर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो समझना पड़ता है। होता है बहुत बार, पस हो गया बहुत सारा, तो क्या होता है, बहुत सारा पस निकाल दिया और कुछ पस रह जाता है, बाद में अभी भी ख्याल में आया तो अभी भी कुछ पस तो रहा है, तो कह रहे वो नहीं निकला ना पस, अब तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत पस रहा है ना अंदर में, उससे लेकर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। वो अंदर के अंदर वो बैटलिंग पावर होती है, वो पस को डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन थोड़ा ही चाहिए वो,
मैंने इतना क्यों बताया? न जगन्य गुणा नाम कांडक घात। अभी ये कृत्य वेदक सम्यक तो कहते हैं इस पैच को, क्या कहते हैं इसको? एकदम स्टैग्नेंट बना रहता है वे, और अंतर मुहूर्त में अपने आप वहां पर क्षायिक सम्यक तो होता है। अच्छा, और क्या विशेषता है कृत्य वेदक सम्यक तो की? यहां पर मरण हो सकता है। एक बार मैंने तो खूब चर्चा की है, 8th 9th में की है आपकी बार। वहां पर मैंने कहा था, एक बार प्रश्न आया कि क्या समोशरण में जीव मर सकता है? यहां पर की थी मैंने चर्चा, कभी की थी मैंने। तो बात आई भाई, उसको अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने का तो ऐसे काम नहीं है समोशरण में कुछ भी, लंगड़ा चलने लगता है, और बोलो खुजली नहीं होती, छींक नहीं आती, खांसी नहीं आती, और बोलो, और सब प्रकार की बातें। लेकिन मरण हो सकता है क्या? मैंने कहा तो मरण तो हो सकता है। तो कैसे मरण हो सकेगा? अरे कृत्य वेदक में मरण कहा है, वो केवली श्रुत केवली के सामने तो मरण होगा उसका। समझ में आ रहा है? क्यों? उसने क्षायिक सम्यक तो किसके पाद मूलों में होता है? केवली श्रुत केवली के ही होता है। तो उसका प्रतिष्ठापन तो केवली श्रुत केवली के पाद मूलों में ही होगा। प्रतिष्ठापन मतलब प्रारंभ, और उसका निष्ठापन कहाँ होगा? क्षायिक सम्यक का चारों गति में होगा। जो पहले आयु बांधी होगी उस आयु में जाएगा और वहां पर क्षायिक सम्यक तो पूरा करेगा। इस अपेक्षा से क्षायिक सम्यक की पूर्णता चारों गति में पाई जाती है, और जहाँ कहा जाता है मात्र मनुष्य गति में ही क्षायिक सम्यक तो होता है, सो उनकी भी विवक्षा समझना। वो प्रतिष्ठापन की अपेक्षा चर्चा कर रहे, प्रारंभ की अपेक्षा बोल रहे। अन्यथा समझ में आ रहा है विषय? कुछ भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एक दिन सुबह सुबह की क्लास में लिया था, यदि कृत्य वेदक के प्रथम भाग में मरे तो देव आयु को जाएगा, यदि कृत्य वेदक के दूसरे भाग में मरे तो देव या मनुष्य आयु जाएगा, यदि कृत्य वेदक के तीसरे भाग में मरे तो देव मनुष्य या तिर्यंच आयु में जाएगा, चौथे भाग में मरे तो चारों में से कहीं भी जा सकता है। ऐसा भी एक नियम बताया है। कृत्य वेदक के 4 भाग करके दिखाए हैं। एक दिन बताया था, याद आ रहा है? सुबह की क्लास में। दीपेश अच्छे से पकड़ में आ रहा है सब? हाँ बोलो। ऋषभ का ध्यान अच्छा है, अपने प्रयोजन की बात चल रही है। ए बोलो भाई, क्या है शशांक, क्या बात है? श्रेणी चढ़ने के लिए जैसे द्वितीयोपशम सम्यक तो करेगा श्रेणी चढ़ने के लिए। मान के चलो उपशम श्रेणी चढ़नी है, बैठिए आप। देखो, आपका ये कहना है कि वो श्रेणी चढ़ने के लिए कुछ लगेगा क्या? अलग सा क्या लगना है? वहां पर अनंत अनुबंधी की विषय योजना होगी। द्वितीयोपशम सम्यक तो होना है तो बस वही हो गए त्रिकरण। द्वितीयोपशम सम्यक के बल पर चलता चलेगा। समझ में आता है? और क्षायिक सम्यक तो होता हो तब तो होगा ही। ये तो सम्यक की अपेक्षा से बोला आपने। और क्षपना आदि होनी हो तो त्रिकरण नाम के तो गुणस्थान ही है वहां पर। अलग सा कहना ही क्या वहां पर? पकड़ में आ रहा है सबको? तो वहां पर तो त्रिकरण किसी के भी होगा, औपशमिक चारित्र वाले के भी, क्षायिक चारित्र वाले की श्रेणी चढ़ने वालों के लिए तो 8वां 9वां गुणस्थानीय करण के नाम पर। द्वितीयोपशम सम्यक में क्यों होगा 2 बार त्रिकरण? वहां पर नहीं होगा। अनंत अनुबंधी की विषय योजना के लिए होगा, हाँ बराबर। और मोहनीय की उपशमना के लिए होगा, प्रशस्त उपशम के लिए। वहां पर भी 2 बार त्रिकरण हो जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है? एक अनंत अनुबंधी के लिए, उसकी विषय योजना के लिए, और एक नहीं दर्शन मोह की उपशमना करने के लिए। अब चारित्र मोहनीय की बात अलग है। तो चारित्र मोहनीय की करेंगे तो करण नाम के तो गुणस्थान ही है वहां पर। ये तो पहले में पहले इतना होगा, चौथे गुणस्थान में इतना हो जाएगा। जहां से चालू कर रहे हैं, मतलब जहां से चालू करने वाला है वो द्वितीयोपशम सम्यक, तो वहीं पर ये 2 त्रिकरण हो जाएंगे। और फिर श्रेणी मान रहे वहां पर तो होंगे, त्रिकरण नाम के तो गुणस्थान ही है। चलो भाई, समझ में आ रहा हो तो मैं आगे बढ़ू। हाँ, चौथे से 7वें तक क्षायिक सम्यक तो होना कहा है। चौथे से 7वें तक प्रथमोपशम हो सकता है, इसीलिए क्षायोपशमिक हो सकता है, इसीलिए क्षायिक हो सकता है। कितने जन को समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रथमोपशम पूर्व की क्षायिक होता है, क्षायिक पूर्व की क्षायिक होता है,
इसलिए जहां जहां क्षायक्षमिक सम्यक्त तो हो सकता है वहां वहां क्षायिक सम्यक्त तो हो सकता है, और जहां जहां प्रथमोपशम हो सकता है वहां वहां क्षायक्षमिक हो सकता है, पहले से चौथे से सातवें गुणस्थान तक हो सकता है। ठीक है, इतना जरूर है कि क्षय ये, हाँ बराबर, हाँ बोलो भाई क्या प्रश्न बोलो। हाँ हाँ, गुणस्थान का जब आरोहण होता है वहां पर भी कहीं कहीं करण होते रहते हैं। ठीक है, वहां पर द्विकरण होंगे, कहीं कुछ होंगे कहीं कुछ होंगे, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ए भैया, कौन सी दो पंक्तियां थी जिसमें आपको विरोध दिख रहा था? दोनों पंक्तियां सबके सामने पढ़ के दिखाओ अभी जल्दी, चलो उठो। अच्छे से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। ठीक है, एक आगे, हाँ थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, हाँ स्थिति कांडक घात कांडक आदि द्वारा घटाए। देखो ऊपर नहीं होता स्थिति कांडक घात लिखा है, यहाँ पर होता है लिखा, इसमें परस्पर और विरोध दिखता है। ऐसा कल रात में प्रश्न आया था मेरे पास, मैंने कहा चिंता मत करो कल चर्चा होगी। तो ये कांडक घात होता है ये प्रारंभ भूमिका, और कृत्य वेदक के बाद नहीं होगा, ये उत्तर भूमिका बताई। बराबर। स्थिति रहे मतलब वो वैसा का वैसा बना रहता है, फिर कांडक घात रुक जाता है। ओके, बैठिए, चलना है आगे। ये अपना प्रकरण हो चुका है। अब आइए 336 पर। सात आठ मिनट लेके फिर थोड़े एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे अपन। पहले इसको सेटल करने का भाव है, 337 तक आने का भाव है आज, तभी तो जाकर कल हम इसे पूर्ण कर पाएंगे, और टॉपिक भी इंटरेस्टिंग चलेगा, और मैं आप सबके सामने पढ़ाऊंगा उसको। यहाँ पर प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी है, 336 पर आ गए। अभी थोड़ा सा मथने वाला प्रश्न आएगा दिमाग को, उपयोग को थोड़ा सा केंद्रित करो। शैलेंद्र नहीं आया आज, है ना? शैलेंद्र आते हैं तो फिर भूपेंद्र नहीं आते, भूपेंद्र आते हैं तो फिर शैलेंद्र नहीं आते। कोई एक समय में एक ही इंद्र रहता है, दो इंद्र एक समय में नहीं रह सकते। चलो, और संकल्प आते हैं तो अक्षय नहीं आते, और अक्षय आते हैं तो संकल्प नहीं आ पाते। क्यों ऋषभ, कुछ कमेंट करो करो, तुम कुछ बोले बिना तुम्हें कहाँ चैन पड़ती है? कुछ बोला करो बीच बीच में। तुम बोलो तुम, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे पास एक माइक ही पकड़ा दो। विधान में होता है ना, अपोजिट पार्टी वालों को तुम्हें कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। जाते जाते तुम तुम्हारे भड़ास पूरी निकाल के चले जाओ यहां से। चलो, संकल्प को गुस्सा आ रहा है। देखिए प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी है ना, कि वे सम्यक्त की घातक है कि नहीं? प्रश्न ये, क्योंकि है तो वो चारित्र मोहनी की प्रकृति, वो सम्यक्त का घात कैसे करती है? आपने वो जो सिचुएशन खड़ी कर दी है कि चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधित चतुष्क में से किसी का उदय आएगा, एक समय और 6 अवधि के बीच में काल रहेगा, तो उदय आएगा उपशम सम्यक्त को। फिर चौथा हो, पांचवा हो, छठवा, सातवा, कोई भी हो, उसकी बात नहीं है। छठवा, चौथा, पांचवा, छठवा, वहां पर यदि उदय आए अनंतानुबंधित चतुष्क में से किसी का, तो वहां से सीधा आप कहा बोल रहे हो? सासदन सम्यक्त नामक दूसरा गुणस्थान बोल रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये कहना है उदय तो अनंतानुबंधी का आया है,
वहां पर सम्यक्त की विराधना ऐसा क्यों कहते हो बार बार? स्वरूप आचरण की विराधना कहो तब तो हम माने भी उसको। अनंत अनुबंधी तो चारित्र में होने की प्रकृति है ना, चारित्र का घात करे ना, सम्यक्त का घात क्यों करे, ये प्रश्न है। कह बात सही है, उन्होंने उदाहरण दिया है अच्छा टोडरमल जी ने। ये टोडरमल जी साहब की अपनी बुद्धि है, उनकी ताकत है, उनकी तर्क शैली है, कोई उनके सामने टिकता होगा ये अनुमान से भी ख्याल में नहीं आता है। तो ये कह रहे देखो ये जो 148 प्रकृतियां है इसमें कह रहे जिसको स्थावर नाम की प्रकृति का उदय है, त्रस का उदय है समझ लो, तो उसको स्थावर का उदय हो सकता है? स्थावर का उदय हो सकता है? नहीं उदय हो सकता। एक समय में त्रस या स्थावर दोनों का उदय होगा ना। सत्ता में तो पड़ी रहे दोनों होवे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या कहा मैंने? तो फिर कह रहे ये ऐसा कैसे होगा, ये साता वेदनीय का उदय दोनों एक साथ हो, ये तो हो सकता है। ये त्रस और स्थावर दोनों का उदय हो, ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे इसलिए त्रस स्थावर की घातक है। बोले हाँ बराबर बराबर। लेकिन ये कह रहे वे लेकिन जहां पर त्रस का उदय हो वहां पर पृथ्वी का एक, जल का एक आदि एक इंद्रिय का भी उदय नहीं होता है, जाति की अपेक्षा विचार करे तो इस न्याय से कोई त्रस को एक इंद्रिय का घातक कहे तो भी कोई त्रस थोड़ी है कह रहे। क्या? क्योंकि अविनाभावी संबंध है स्थावर का और एक इंद्रिय का, हालांकि एक ही प्रकृति नहीं है। ये समझ में आया? ये किस सिद्धांत को घटित करके दिखाना है? कह रहे यह माना अनंत अनुबंधी तो चारित्र का घात करे, लेकिन उस सूक्ष्म चारित्र के अंश का और सम्यक्त का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सम्यक्त भी कोलैप्स हो जाएगा उसका। अनंत अनुबंधी के रहते हुए जैसी कषाय होती है, सम्यक्त तो रहते हुए वैसी कषाय नहीं होती जीव को। आर यू गेटिंग? अभी पढ़ना है हमको, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। पैराग्राफ 336 पढ़िए। यहां प्रश्न है कि अनितेश पढ़ेंगे आज? पढ़ो भाई। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मूल की प्रकृति है, तो चारित्र का घात करें, इससे सम्यक्त का घात किस प्रकार से? हाँ समाधान। अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धा नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है। राइट, ये तो बराबर उसका जैसा कथन है वैसा ही पहले तो यस कर दिया, अभी फिर अपना तर्क उठाकर फिर बात करेंगे। हाँ सम्यक्त का घात नहीं करती, बराबर। सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, परंतु एकदम अभी मोड़ लेगी प्रकरण। हाँ परंतु अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधादित होते हैं वैसे क्रोधादित सम्यक्त होने पर नहीं होते, ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना। सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है यहाँ पर जो समझाना चाहते हुए? निमित्त नैमित्तिकपना। खैर करता नहीं है लेकिन वो होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर ऐसा सहज ही दो शब्द होने पर होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पाया जाता है। इसको अंडरलाइन करो, निमित्त नैमित्तिक को। और ऊपर परमार्थ से ऐसा भी उन्होंने समर्थन किया शंकाकार का, वहां पर भी एक अंडरलाइन करो। संकल्प इज नॉडिंग हिज हेड ऑलवेज टू शो कि ही इज नॉट asleep, he is awakening, he is not asleep. निरंतर। और उससे मुझे ज्यादा ख्याल में आ रहा है कि वो सो रहा है। मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत हंसेंगे लेकिन, और बोलेंगे प्रवचन गद्दी पे आप ऐसा कैसे बोलते हो। इंदिरा गांधी आदि सभी बैठे थे मीटिंग में, सभी बड़े बड़े लीडर्स, और सभा चल रही थी, पब्लिक बैठी थी लाखों नीचे, और किसी को, मैं नेता का नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि वे कोई जिंदा है नहीं अभी, तो किसी को गैस बन रही होगी बहुत, तो बार बार वो गैस छोड़ रहे थे। तो जब भी उनको गैस बने तो जिनके हाथ में वो हथौड़ी जैसी चीज रहती ना, ऑर्डर, तो फिर वो जैसी बात बने तो बराबर उसी टाइम में वो पटक करे बोले, जनता सुनो, ठक ठक ठक, ताकि अपना किसी को सुनने में न आए। तो बगल वाले एक लीडर ने थोड़ी देर बाद कहा, आइडिया इज वेल बट व्हाट अबाउट स्मेल। ऋषभ इतना तो पकड़ते होंगे मेरे यार।
सबको लग रहा है इसमें करना योग क्या है, कितनी दिस इज फॉर योर फ्रेंड संकल्प, आइडिया इज वेल, चल रहा है। चलो ठीक है। उदित बहुत देर से उठा, मैं क्या कर सकता हूँ, अब बाद में सुन लेना सबसे, ये सब सुना देंगे, ठीक है। चलो ठीक है। ये आप क्या हंसने को देखकर हंस रहा है, इसने सुना कुछ नहीं है। ठीक है चलो, ये इनका नाम उदित है ना, ये देर से उदित होते हैं। चलो पढ़ो भाई, अनितेश पढ़ो। जैसे त्रसपने की घातक तो स्थावर प्रकृति ही है, परंतु त्रसपना होने पर एक इंद्रिय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। एक इंद्रिय जाति प्रकृति कहाँ की है दीपेश? ये नाम कर्म की प्रकृति, राइट। हाँ, इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी, अभी कहाँ अंडरलाइन करेंगे? उपचार से करो अंडरलाइन, निमित्त नैमित्त के साथ उसको कनेक्ट करो, और परमार्थ है उसको भी याद करो थोड़ा सा, इन तीनों शब्दों को आमने सामने रखो। हाँ पढ़िए भाई। इसलिए उपचार से एक इंद्रिय प्रकृति को भी त्रसपने का घातकपना कहा जाए तो दोष नहीं। कहा नहीं है कहीं भी ऐसे जिनागम में, लेकिन कोई कहा जाए तो दोष नहीं है। कितने मजबूती से, और देखो टोडरमल जी साहब के ग्रंथों में इतने उदाहरण आए हैं, एक भी उदाहरण वैसे दूषित नहीं है इनका सभी। और ये तो उदाहरण कैसे दिया, सटीक एकदम, जो मूल ग्रंथों की बात अपने गले उतर जाए, उदाहरण भी स्पष्ट हो जाए, ऐसा उन्होंने रखा है। बोलो पढ़ो। उसी प्रकार सम्यक्त का घातक तो दर्शन नहीं, परंतु सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातक मना कहा जाए तो दोष नहीं है। चलना है आगे, फिर से उपचार से डाल दो आप यहाँ पर भी अंडरलाइन में। अभी देखिए, अभी वही का प्रकरण है जो सुबह सुबह हमने एक दिन लिया था। सुबह सुबह एक दिन लिया था हमने प्रकरण, कौन सा था वो प्रकरण? चलो हम कल देखेंगे अभी, ठीक है। अपन कल कंप्लीट करेंगे विषय को। आज तो जो पेपर में आएगा उसकी थोड़ी सी चर्चा करते, ठीक है। ओम नमः।